हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 03, जिसमें हम समझेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है एंड फर्दर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड फाइनली फिर लास्ट में इस चैप्टर को हम बेहतर तरीके से समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है। देखिए अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साइंटिस्ट ने एटम्स के स्ट्रक्चर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट आज हम बात करेंगे बोहर के अकॉर्डिंग कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक्चुअली बेटा ये स्क्रीन में आपको जो इमेज दिख रहा है ये बोहर साहब नहीं है, एक्चुअली ये मैं हूँ। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मींस बोहर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एंड इन्होंने जो एटम को एक्सप्लेन किया वो बेस एटम को जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट क्वांटम थ्योरी। मींस प्लांट क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लांट क्वांटम थ्योरी का मतलब यह है, इन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो वह न्यूक्लियस के बाहर राउंड या स्फेरिकल स्फेयर के अंदर या शेल्स और ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और यही इनकी प्लांक क्वांटम थ्योरी थी। एंड द पाथ नोन एज ऑर्बिट्स और द एनर्जी लेवल और द शेल्स, मीन्स बोहर साहब ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर सर्कुलर पाथ के अंदर, जिनको हम ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए बेटा कुछ इस तरीके से बताया बोहर साहब ने कि न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल में रिवॉल्व होते हैं। तो आपको ये जो दिख रही है सर्कुलर पाथ, इसी को हम बोलते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल, या बेटा इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। और ये आपको ग्रीन कलर का जो पार्टिकल देखने मिल रहा है, इट इज व्हाट, इट्स अ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करता है। देखिए बेटा कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से समझिए। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है इस सेकंड शेल में है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तुरंत वो ऊपर वाली शेल से नीचे वाली शेल में आ जाता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ जाता है जब वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंज्यूम करता है तो फिर वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। देखिए तो फॉर एग्जाम्पल बेटा इट्स अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये बाहर पहला एनर्जी लेवल दैट इज के, या हम कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम के शेल के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ के शेल। ये बेटा सेकंड ऑर्बिट मीन्स एम शेल, वो सॉरी एल शेल, एंड द लास्ट वन इज अ एम शेल। ठीक है, इट्स अ एम शेल। तो अगर आप देखोगे बोहर साहब ने ये बताया कि जो फर्स्ट शेल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे के अंदर 8 रह सकते हैं, तीसरे में 18 रह सकते हैं, चौथे में 32 रह सकते हैं। मगर फिर बोहर साहब ने कहा कि अगर आपको किसी एटम को स्टेबल बनाना है तो पहली शेल में रखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितनी भी बची हुई शेल हैं उन सब के अंदर आप 8-8 इलेक्ट्रॉन रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, और जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखें तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा बचे कितने, टोटल 11 थे ना, तो पहले में 2, दूसरे में 10, और बचा सिर्फ और सिर्फ 1। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट। तो एनर्जी लेवल स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो एनर्जी लेवल होता है बेटा वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, पहला के, दूसरा एल, फिर एम, एंड सो ऑन इसी तरीके से। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव आइडेंटिफाई बाय द 2n स्क्वायर, मतलब कि एक फॉर्मूला होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम 2n स्क्वायर। जरा समझिए, फॉर्मूला है हमारा 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस नंबर की शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 2 है तो 2 को तो आप ऐसे ही लिखिए,
और फॉर एग्जाम्पल n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल के लिए निकलवाना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि सर 5th सेल के लिए निकालिए, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू भाई 5 का स्क्वायर बनाओगे आप, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 50। दैट मीन्स जो हमारी पांचवी शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसमें 50। तो आप इसी तरीके से आप छठी सेल में भी निकाल सकते हो, 6 6 जा 36, तो यहाँ 36 को इंटू करोगे 2 से, तो जो आएगा दैट मीन्स वो 6 सेल के लिए रहेगा। तो समझ में आई बेटा ये वाली बात। तो याद रखना यहाँ पर जो 2n स्क्वायर बता रखा है, ये मैंने पूरा नहीं लिख रखा है, 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला बताया जो बताया हमको बॉहर साहब ने। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, सो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जैसे अभी हमने एनिमेशन में देखा भी था कि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे वाली मीन्स लो एनर्जी लेवल में आ रहा था, कब, जब वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर देता है। और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द लो एनर्जी लेवल टू द हाई एनर्जी लेवल, सो द एनर्जी इंक्रीज, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। देखिए बेटा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आया और इन्हें एनर्जी को रिलीज कर दिया, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अपने अंदर एनर्जी को कंज्यूम कर कर जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनको याद रखने का तरीका पेन है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा एटॉमिक मास का मतलब क्या है। देखिए एटॉमिक मास का मतलब ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या कह सकते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। So what is atomic mass? The total number of proton and neutron, या total number of electrons and neutron is known as the atomic mass. तो mass number means number of proton plus number of, सॉरी बेटा ये number of electron नहीं, यहाँ पर number of neutron कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। नेक्स्ट बात आती है बेटा किसी भी एटम को किस तरीके से हम सिंबलाइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है तो उसके लिए उसके सिंबल के लिए हम एक्स एज अ रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एंड तो एक्स क्या है, इट इज अ एटॉमिक सिंबल, एंड जो ए है ए रिप्रेजेंट टू द एटॉमिक मास, एंड जो जेड है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा एटॉमिक नंबर को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, एक मिनट में इन सब चीज़ों को रेफ करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए बेटा हमारे पास सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिख देंगे, और इसका एटॉमिक मास कितना है 23 है, उसको रख देंगे हम ऊपर। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को रखते हुए। नेक्स्ट देखिए, और याद रखना बेटा ऐसे सभी एटम जिनकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है एंड 3 है, इस तरीके के सभी एटम्स को हम मेटल कहते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, सोडियम है इसकी लास्ट शेल में कितने 1 है, एल्यूमिनियम इसकी लास्ट शेल में 3 है। तो ऐसे सभी एटम जिनकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह के सभी एटम्स को हम मेटल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा यहाँ पर सोडियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। ये वाली फर्स्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें बेटा ये जो फर्स्ट शेल है इसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन देखने मिले भाई, एक तो ये रहा दूसरा ये रहा। फिर ये दूसरी शेल है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ मैग्नीशियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, दैट मीन इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो इसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, एक ये रहा दूसरा ये रहा और बेटा तीसरा ये रहा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा इस तरीके से इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन तीनों की लास्ट शेल में मीन्स सोडियम की में 1 है, मैग्नीशियम की में 2 है एंड एल्यूमिनियम की में 3 है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसी तरीके से ये तीनों मेटल हुए। सो मेटल क्या है बेटा, जैसा आपको देखने मिल रहा है कि सोना है चांदी है, ठीक है, कॉपर है, दिस ऑल आर द मेटल। और मेटल का मतलब यही है जिसके लास्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट बात आती है बेटा नॉन मेटल क्या है, ऐसे सभी एटम जिनकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो 5 हो 6 हो और 7 हो, इस तरीके के सभी एटम्स को हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कार्बन है इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, एक ये रहा दूसरा ये रहा तीसरा ये रहा एंड चौथा ये रहा, ठीक है।
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, इसकी लास्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन देखने मिल रहे हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 हो जाएगी, क्योंकि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, देखिए बेटा ये ऑक्सीजन है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लोरीन है, इसकी लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 हैं। दैट मीन्स ये सारे नॉन मेटल है। ठीक है, और याद रखना जो आउटर मोस्ट शेल होती है उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282। तो जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मीन्स लास्ट शेल के पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम कोर इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या है बेटा? ऐसे सभी एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो मगर एटॉमिक मास अलग हो, इस तरीके के सभी एटम्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए इस वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, और यहाँ एटॉमिक मास भी 1 है। दैट मीन्स ये हमारा पहला हाइड्रोजन, हाँ इसको क्या कहेंगे हम? प्रोटियम कहेंगे। दूसरा हाइड्रोजन देखिए, इसका एटॉमिक मास कितना है? 2 है, मगर एटॉमिक नंबर फिर से एक ही है। तो प्रोटियम के अंदर आप ध्यान से देखो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है मगर न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसमें बेटा एक न्यूट्रॉन है, इसीलिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास 2 रहेगा। तो हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है दैट इज 2, और 2 को क्या बोलते हैं हम? यहाँ ड्यूट्रियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसमें बेटा 2 तो नाइट्रोजन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3 बैठेगा। दैट मीन्स इसका एटॉमिक मास 3 है, ट्राइटियम। ठीक है, देखिए तो यहाँ कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है मगर यहाँ एक न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ न्यूट्रॉन ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की ही संख्या ले रखी है, प्रोटॉन का ही नंबर ले रखा है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 1 है। यहाँ 2 हो गया एटॉमिक मास दोनों को प्लस करने पर, यहाँ 3 हो गया एटॉमिक मास तीनों को प्लस करने पर। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे एक कार्बन है, तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 12 है, 13 है एंड 14 है। इनके भी न्यूट्रॉन के हिसाब से, जैसे इसमें न्यूट्रॉन 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है बेटा क्लोरीन है, तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप हैं, 35 और 37। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्गन है, इसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं, एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, 18 है, मगर इनका एटॉमिक मास कितना है? एक का 36 है, दूसरे का 38 है और चौथे का 40 है। ठीक है, इस तरीके से ये आइसोटॉप्स हो गए आर्गन के। देखिए बेटा, तो आर्गन के मेनली 3 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं। ठीक है, सो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल क्या है? तो इसका इस्तेमाल बेटा हम कैंसर को ठीक करने के लिए भी करते हैं, एंड द कार्बन 14 आइसोटॉप्स फॉर आइडेंटिफाई द एज ऑफ फॉसिल्स। मीन्स जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज निकालने के लिए हम कार्बन 14 आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट द आइसोटॉप्स फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन फॉर द ट्रेसर टेक्निक्स। मीन्स ट्रेसर टेक्निक्स में हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन के आइसोटॉप्स का। ट्रेसर टेक्निक्स क्या होते हैं बेटा? जब आप 11th क्लास में आओगे तो वहाँ आप समझोगे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह। तो ग्लाइकोलाइसिस में मीन्स एक केमिकल दूसरे केमिकल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखो हम एक सेल के अंदर तो जा नहीं सकते, या एक केमिकल को ऊपर नहीं बैठ सकते, बट हम क्या करते हैं आइसोटॉप का इस्तेमाल कर कर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये केमिकल नेक्स्ट किस केमिकल में कन्वर्ट होगा, फिर वो दूसरा केमिकल थर्ड किस केमिकल में कन्वर्ट होगा। इसी को बोलते हैं हम ट्रेसर टेक्निक्स। ठीक है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये एक आइसोटॉप्स है ना, यहाँ पर लिखा है ना रेडियो एक्टिव पार्टिकल, तो एक आइसोटॉप है, और इस आइसोटॉप का इस्तेमाल हम कैंसर को ठीक करने के लिए करते हैं। इट इज़ व्हाट? इट्स अ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की एज निकालने के लिए मीन्स ये डायनासोर कितने साल पुराना है, तो यहाँ पर हम मेनली आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेटा ये है आइसोटॉप वो फॉसिल्स, ये भी एक फॉसिल्स है। नेक्स्ट बात आती है आइसोबार्स क्या है? ऐसे सभी एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम होता है मगर एटॉमिक नंबर अलग होता है, इस तरीके के सभी एटम्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ देखिए आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है, जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा है, तो इसका मास कितना है? 14 है। ठीक है, पोटेशियम है, इसका भी 14 है, कैल्शियम है, इसका भी 14 है। तो इन तीनों का जो एटॉमिक मास सेम है मगर एटॉमिक नंबर तीनों का अलग है।
ठीक है, देखो आप, तो तीनों का एटॉमिक मास सेम है, इसका 40 है, 40 है, 40 है, मगर इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। दैट मीन्स ऐसे सभी एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है मगर एटॉमिक मास सेम होता है, इस तरीके के सभी एटम्स को बेटा हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है मेटालॉइड्स क्या है। ऐसे सभी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को ना ही तो गेन करते हैं ना ही लॉस करते हैं, इस तरीके के सभी एटम्स को हम मेटालॉइड्स कहते हैं। Some elements never react with another atoms, that is known as the noble gas. मीन्स अगर आप पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल ये बेटा पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप है, जिसमें कौन कौन सी गैस है, हीलियम है, ये हीलियम है, नियोन है, ये आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। और सबको याद रखने का तरीका है हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो ये जितने भी एटम्स है ना, इनकी लास्ट शेल में अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना ही तो इलेक्ट्रॉन को देंगे ना हिलेंगे, इसीलिए ये नोबल गैस है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, और इनको हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज नोबल गैस? नोबल गैस किस में आते हैं, याद रखना, ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। ठीक है बेटा, ये जो देखने मिल रहा है हमको, इट्स ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे हो गए मेटल्स, और यहाँ हो गए ये नॉन मेटल्स, और ये है बेटा नोबल गैसेस। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये वाला चैप्टर हमारी समाप्त होता है पूरी तरीके से। हमने देखिए हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया आपको, और एनिमेटेड वे में समझाया। मुझे नहीं लगता है शायद इस तरीके का कोई लेक्चर होगा ये पूरे यूट्यूब पर। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।